फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जो 50 नंबर का प्रश्न होता है उसके क्वेश्चंस का कलेक्शन लाई हूँ, जिसमें मैं 50 क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ। जो आपके करंट अफेयर्स, रीजनिंग और साइंस, सामान्य विज्ञान जो था, उन सब का जो 50 नंबर का कॉमन क्वेश्चन है जो सभी के लिए होगा। चाहे आप किसी भी बेस के हो, चाहे आर्ट साइड से हो या फिर साइंस साइड से हो, आपको ये क्वेश्चन करने ही है। 50 क्वेश्चन सब में कॉमन होंगे, तो उसी का हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं और निश्चित ही आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आप अपने आप को जज कीजिए कि आप इनमें से 50 में से कितने प्रश्नों को कर पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा, जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता था। देखिए, ये करंट अफेयर जो है आपका, ये 2020 वाला है, यानी कि वैसे लास्ट 6 मंथ का तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, पर इस आपको है थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियोस के थ्रू करवाते जाऊंगी। तो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन है प्रेम प्रकाश, मिहिर दलाल, या फिर विनोद मेहता, या फिर चित्रा सुब्रमण्यम। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो है आपके मिहिर दलाल, इन्होंने जो था ये बुक आपकी द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी को लिखा है। ये आपकी एक तरह की बुक नहीं कह सकते, ये आपका एक तरह का स्टार्टअप है, अब तक का सबसे बड़ा स्टार्टअप है ये भारत के ई कॉमर्स को फिर से परिभाषित करने का। तो भारत के ई कॉमर्स को फिर से परिभाषित करने के आधार पर ये आपका द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी जो पुस्तक है, इसे आपके मिहिर दलाल ने लिखा था। इन्हें जो है एक तरह का एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें खोजी पत्रकार भी कहा जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बुक लिखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा, मिहिर दलाल। तो अगला है आपका, किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया है? तो आप ये क्या होता है इसे पहले समझिएगा। तो ये जो आपका है ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, ये आपका यूनेप एक संस्था होती है। वैसे आपकी पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, जैसे कि आपका आपने पढ़ा होगा, अगर पर्यावरण की तैयारी की होगी यूपी टेट वगैरह में, तो आपने पढ़ा होगा जैसे कि नीरी आपका है। नीरी आपका नागपुर में संस्था है जो कि आपके पर्यावरण से संबंधित आपको जानकारी इस पर मिलती है, नीरी। इसी के अलावा आपका जो एनजीटी एक संस्था होती है, वैसे ही आपका एक होता है यूनेप। तो ये जो आपका यूनेप है, यूनेप यूनाइटेड नेशंस फॉर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये जो है आपका यूनेप जो है, ये नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है, और 5 जून 1972 में इसको बनाया गया था। यूनेप का काम होता है कि ये पर्यावरण के लिए एक तरह का एजेंडा तैयार करता है। तो यहाँ पर जो है ये पूछा गया है कि किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट तैयार की है। तो ग्लोबल लेवल पर जो भी एजेंडा आपका तैयार करता है वो यूनेप ही करता है। तो सेकेंड का आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी यूनेप जो है वो आपके इस ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट को तैयार करता है। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है, यह संहिता संबंधित है। तो भारत जो है अभी हाल ही में जिबूती आचार संहिता में जो है शामिल हुआ है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन पूछा है कि दक्षिण चीन सागर के संसाधनों के उपयोग से शामिल हुआ है, कि अफ्रीकी देशों के लोकतंत्र में होने वाले नुकसान को बचाने के लिए, या फिर आपका जिबूती को आतंकवादियों से सुरक्षित करने के लिए, या हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी को रोकने के लिए। तो भारत ने हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। तो इसमें आपका जो है वो आंसर होगा डी। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी हिंद महासागर से जो समुद्री चोरी है उसे आपको रोकने के लिए यहाँ पर भारत ने क्या था, यहाँ पर इस आचार संहिता को जो है वो लागू किया था। मतलब इसमें आपका जो है बतौर पर्यवेक्षक जो है भारत आपका शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी है? तो आपकी जो विदेशी निवेशक कंपनी है, यहाँ पर एक का आपका टाटा कंसल्टेंसी ऑप्शन है, सेकंड आपका है रिलायंस इंडस्ट्रीज, थर्ड ऑप्शन है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड। तो यहाँ पर जो आपका आरबीआई है उसके अनुसार जनवरी 2021 तक भारत में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करने का काम करेगा वो आपका ओएनजीसी करेगा। ओएनजीसी एक आपकी विदेशी कंपनी है, तो ये आपकी क्या करेगी, मतलब
मतलब जो विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट होगा आपका आरबीआई के अनुसार, मतलब भारत की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी होगी ये आपकी ओएनजीसी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जनवरी 2021 तक ये सबसे अधिक निवेश करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी आपके आरबीआई में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसका नाम क्या था? इस आयोजन का क्या नाम रखा गया था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर संकल्प, प्रारंभ, लक्ष्य या फिर समाधान। तो इसका आंसर होगा आपका प्रारंभ। देखिए 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य में भारत सरकार द्वारा यहाँ पे दिल्ली में प्रारंभ नाम से एक स्टार्टअप कंपनी, मतलब एक स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये एक तरह का सम्मेलन था जिसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे, इसका उद्देश्य था कि उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ाना। तो जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया यानी कि स्टार्ट करने के लिए इंडिया को किसी तरह से आप दोबारा चालू कीजिए, उसके लिए है। और यहाँ पर इसका जो मेन जो थीम रखी गई थी उसका नाम था प्रारंभ। तो प्रारंभ इसका नाम भी है और प्रारंभ नाम से स्टार्टअप इंडिया का यहाँ पर क्या हुआ था, आपका आयोजन किया गया था। तो आप ये थीम याद रखिएगा, इसका नाम था आपका प्रारंभ। फिर अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जैसे कि आपको अगर याद होगा, नहीं होगा तो मैं बताती हूँ आपको कि 16 दिसंबर 2020 को विश्व विजय की मतलब विजय दिवस की, जो कारगिल आपका विजय दिवस है, एक आपका विजय दिवस होता है कि आपका कारगिल विजय दिवस होता है। आपका जो विजय दिवस है वो आपका 49वां वर्षगांठ इसमें मनाया गया है। और 1971 में ये पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिले जीत के विषय में हर साल मनाया जा रहा है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसमें आपका जो है यहाँ पर जो आपकी इंडिया वाले रहते हैं यहाँ पर जीत जाते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है ये हर साल विजय दिवस को मनाते हैं। तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके लिए आपको स्टिकर भी मिलता है जिसको आप लोग जो है अपनी देशभक्ति के याद में उसको लगा लेते हैं। तो उसमें आपको ये इस बार जो है ये 49वां वर्षगांठ मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार ने पीएम वाड़ी योजना को मंजूरी दी है, इस योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है आपका यहाँ पर कथन दिया है, फिर उसके निष्कर्ष आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका है पीएम वाड़ी का पूर्ण रूप पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस इंटरफेस है, यानी फुल फॉर्म इसका पूछा है। अगला है आपका इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। और थर्ड आपका यहाँ पे कथन है कि देश भर में यहाँ पर ब्रॉड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जिसमें 2 और 3 होगा। यानी कि ये जो आपका पीएम वाड़ी योजना है, इस योजना में आपको सरकार ने देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने के लिए कहा है। मतलब कि आपका जहाँ पर डाटा जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा, जहाँ से जैसे 2G आपका 4G और 5G नेटवर्क्स जो है उसके लिए, वैसे आपका 4G इस टाइम ही है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए लगभग 1 करोड़ सेंटर खोले जाएंगे। और देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो ये आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल ही में समाचार सुर्खियों में रही? ये आपका बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। ये आपकी गीतांजलि राव हैं जो आपकी भारतीय मूल की हैं। ये छोटी सी हैं, ये 2020 में इनकी उम्र जो है वो 15 साल की थी और 2005 में इनका जन्म हुआ है। ये आपके अमेरिका में रहती हैं और 15 साल की उम्र में इन्होंने विश्व स्तर में बहुत ही बड़ा काम किया है। यहाँ पर जो है टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर का चुनाव किया गया था, उसमें इन्हें जो है चुना गया है। तो इन्होंने जो है इस चुनाव में क्या किया था कि इन्होंने गीतांजलि जो है इस पुरस्कार को जीतने के बाद इन्होंने यह बताया कि किस तरह से हमें जो है प्रौद्योगिकी यानी कि हमें जो टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने यह बताने की कोशिश की कि जो आपका दूषित पेयजल होता है उसको कैसे आप साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अफीम होती है उसकी लत कैसे आप छुड़ा सकते हैं। और साइबर बुलिंग की समस्या को निपटाने के लिए यहाँ पर आपको जो है इस गीतांजलि राव ने बहुत सारे इस बातें की थी, जिसके लिए आपकी टाइम्स मैगजीन द्वारा इसको चुना गया था किड ऑफ द ईयर के रूप में। और ये टाइम्स मैगजीन ने
सबसे मतलब कि ये पहली बार ऐसा मतलब इन्होंने ऐसा खिताब रखा था जिसमें इन्हें जो है ये टाइम इनको जो है फर्स्ट प्राइज़ इनको मिल भी जाता है, यानी कि इनको किड ऑफ द ईयर चुना जाता है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे काम किए थे और इनकी एज आप 15 साल है, ये बहुत ही कम एज की है, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं, अमेरिका में निवास की हैं। अगला है आपका विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आपको सभी को पता होगा कि आपका जो 1 दिसंबर होता है वो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, लोगों को एड्स के विषय में जागरूक करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए, जो आपका सुखोई विमान है इसे जो है भारतीयों ने आपका ये हमारे इंडियंस का एक बहुत ही अच्छा विमान है भारतीय वायुसेना का, और जो इसका सफल परीक्षण किया है वो उस मिसाइल का जो है मतलब किस मिसाइल का परीक्षण किया है, तो उसमें जो है ब्रह्मोस नाम का एक आपका मिसाइल था, उसका इसमें परीक्षण किया गया था। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया है, यानी इसके पहले भी उसने जो है यहाँ पर सफल परीक्षण किया है। तो ये आपका जो है बंगाल में हुआ था यह परीक्षण, इसके पहले जब आपका पहला परीक्षण हुआ था वो आपके बंगाल में हुआ था। वहाँ पर आपका एक कलाई कुंडा एयरबेस है, वहीं पर यहाँ पर सबसे पहले उड़ान भरी गई थी। और जो आपका ये सुखोई सेकेंड बार जो हुआ है आपका ब्रह्मोस आपका विमान है, मतलब सुखोई आपका विमान है और ब्रह्मोस आपका मिसाइल है। तो ब्रह्मोस मिसाइल से सुखोई विमान का दूसरा परीक्षण किया गया यहाँ पर, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ब्रह्मोस हो जाएगा। फिर आपका है 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर का क्या नाम है। देखिए, अब तक जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें से आपके 24वें और यानी अंतिम तीर्थकर हैं जो आपके महावीर स्वामी रहते हैं, जिन्होंने आपके पंचतत्व की बात की थी महावीर स्वामी जी ने, जिसमें आपका जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह चार तत्वों की बात की थी आपके महावीर स्वामी जी ने। तो ये जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थकर हैं। आपके जैन धर्म की जो प्रथम तीर्थकर जो है वो ऋषभ पंत हैं आपके, और जो आपके 23वें तीर्थकर हैं वो आपके पार्श्वनाथ हैं। ये आप याद रखिएगा। तो आपका महावीर स्वामी जो है वो। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था। तो देखिए, चोल वंश के संस्थापक जो है वो आपके जो है आपके चोल आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो विजयालय जो है आपके चोल वंश के संस्थापक हैं। और यहाँ पर क्या है कि इसमें 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण आपके किस चोल शासक ने करवाया था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर जो आपके राजेंद्र प्रथम है, उन्होंने सबसे लंबी 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण करवाया था। तो ये आपका जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। फिर अगला है आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो आपके सल्तनत काल के थे, और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके पहले ये जो है आपके खिलजी वंश के हैं। तो ये खिलजी वंश में आपका है, तो खिलजी वंश में सबसे पहले जो है आपके रहते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो वैसे खिलजी वंश का अगर आप क्रम देखेंगे, मतलब पूरा जो सन है वो आपका है 1290 से लेकर के आपका 1320 के बीच में आता है, 1320। तो उसमें आपका जो 1290 से 1296 है आपका, तो यानी कि आपका 90 से 96 आपका जो है जलालुद्दीन खिलजी रहते हैं। इसके बाद आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी आते हैं आपके 1296 से लेकर के 1296 से लेकर 1316 के बीच तक। तो 1316 तक आपके जो है ये अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं। फिर उसके बाद आपका मुबारक शाह आता है, उन्होंने 1316 से 1320 तक शासन किया था। फिर उसके बाद आपका अंतिम जो होता है 1316 से 1320 आपका मुबारक शाह है, और इसके बाद अंतिम 1320 में ही आपके अंतिम नासिरुद्दीन खुसरो खां रहते हैं। उसके बाद आपका जो खिलजी वंश होता है उसका अंत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में पूछा गया कि खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी जो है उनका शासनकाल क्या है। तो आपको अभी मैंने बताया कि 1296 से लेकर 1316 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। तो बिहार राज्य में आपका जो है यहाँ पर आपके जो शेरशाह सूरी हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर अपना एक मकबरा बनाया था बिहार राज्य में। तो ये आपका जो है एक बहुत ऊंचे चबूतरे में ये मकबरा बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दिल्ली सल्तनत। तो आपकी जो दिल्ली सल्तनत होते हैं, दिल्ली सल्तनत यानी कि जिसे आप मुगल बोलते हैं, उसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो मुगल काल में जो है वो आपके
अब्बास खां सेखानी नहीं रहते हैं, मतलब सॉरी ये आपके मुगल काल के लेखक हैं। बाकी जो है आपके ये सब दिल्ली सल्तनत के हैं। अमीर खुसरो भी, बर्नी और आपके जो मिनहाज उस सिराज, ये तीनों आपके जो है वो आपके सल्तनत काल के हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत के जो है मतलब सॉरी दिल्ली सल्तनत के लेखक इसमें बोला कौन नहीं है, तो आपके अब्बास सेखानी होंगे, क्योंकि अब्बास सेखानी जो है वो दिल्ली सल्तनत के नहीं बल्कि मुगल काल के लेखक रहते हैं। बाकी सब आपके दिल्ली सल्तनत के हैं। फिर अगला है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो जैसा कि आपको याद होगा कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु होती है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। तो इन्होंने जहाँ पर जन्म लिया था वहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई है और वहीं पर शासक भी थे। तो मैसूर में इनका शासन हो रहा था और आपका 4 बार मैसूर युद्ध होता है और चौथे मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके जो पिता है उनका नाम रहता है हैदर अली। तो ये हैदर अली के क्या रहते हैं, पुत्र रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और सबसे अच्छी बात यही है कि यहीं पर इसी सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी और यह उपाधियाँ इन्हें बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बारदोली सत्याग्रह जो था वो एक तरह का किसान आंदोलन था जिसमें बहुत ज़्यादा लगान की वृद्धि कर दी गई थी। तो लगान की वृद्धि को रोकने के लिए वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया था। तो वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का बहुत ज़्यादा सहयोग किया और इसकी वजह से इनको सफलता भी मिली थी, जिसकी वजह से वहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दे दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नेतृत्व किए थे। अगला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर जो आपके बदरुद्दीन तैयब जी हैं उन्होंने आपके कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए आपका कांग्रेस जो है वो सबसे पहले 1885 में A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी और आपकी जो है ये कांग्रेस अधिवेशन आपको चारों दिशाओं में देखने को मिलेगी। अगर आपको इसका सन पता होगा सीक्वेंस में आपका 1885, 86, 87 और 88 चारों क्रम में इनका आपका जो है वो सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपका यहाँ पर रहता है 1885 में सबसे पहले जो आपकी अध्यक्षता करते हैं वो WC बनर्जी करते हैं। फिर आपका 86 आता है 1886, तो वहाँ पर आपका जो है दादा भाई नेरोजी जो कि पारसी रहते हैं वो आपका नेतृत्व करते हैं। फिर आपका 1887 में आपका बदरुद्दीन तैयब जी जो कि मुसलमान रहते हैं उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फिर आपका 88 में जो है वो आप पर जॉर्ज यूले ने किया था जो कि क्रिश्चियन रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर WC बनर्जी एक हिंदू ब्राह्मण है, मतलब बंगाली है लेकिन वह हिंदू में ही आते हैं, वो ब्राह्मण थे। तो यानी हिंदू, मुस्लिम और सिख और पारसी, यानी यहाँ पारसी और ईसाई जो है आपके चारों धर्म के लोगों ने और चारों अलग अलग दिशाओं में यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन किया था। तो वहाँ पर मुस्लिम सबसे पहले आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो 1887 में इन्होंने जो है यहाँ पर अधिवेशन किया था। चारों दिशाओं में इसलिए किया गया था ताकि जो आपका कांग्रेस जो है इसका चारों दिशाओं में फैलाव हो सके, सब लोग इसके बारे में जान सके। अगला है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था। तो आपकी लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा के राजा को इसका शिकार बनाया था, जिसमें विलय नीति या जिसे व्यपगत नीति भी कहा जाता है। इसमें ये कहा गया था कि इसमें जो है जिसके खुद के मतलब कि वो नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं, तो उसका जो है यहाँ पर जो शासन है वो अंग्रेजों के अधीन में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका झांसी वगैरह भी इसमें आ जाता है, झांसी, संबलपुर, इन सबको भी जो आपकी विलय नीति में शामिल किया गया था और सबसे पहले इसका शिकार सतारा हुआ था। ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो ऋग्वेद में आपका सबसे अधिक जो है वो इंद्र देवता का वर्णन किया गया है। इंद्र में ऋग्वेद को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस मिली है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। यानी समुद्री जो सीमा होती है आपकी, समुद्री सीमा तट, वो किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो ये आपका ये एक तरह का मतलब कि आपका डाटा बेस क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपका जो है 12 समुद्री मील तक ये आपकी फैली हुई है। अगला है जोजिला पास के जोड़ता है। तो जोजिला जो है ये आपका एक तरह का दर्रा भी है, मतलब जोजिला दर्रा या जोजिला जिसे आप पास कहते हैं, ये आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। आपका जोजिला जो है वो श्रीनगर में है और श्रीनगर में मतलब वहीं पर आपका जोजिला है। तो वहाँ पर श्रीनगर जम्मू कश्मीर की गर्मी में राजधानी मानी जाती है। वहीं पर आपका जोजिला पास है जो लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ने का काम करता है।
अगला है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में नहीं बहती है। मैं आपको पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी का एक ट्रिक बताती हूँ, जो नहीं होगी वही आपकी इसमें होगी। तो उसका एक ट्रिक होता है आपका समानता पे। समानता पे, सा से आपका हो जाएगा साबरमती, माँ से आपका हो जाएगा माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती, पा से पेरियार। तो यहाँ पर आपका समानता, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार और इसके अलावा लूनी नदी भी आपकी जो है वो पश्चिम में ही गिरती है। और सिर्फ आपकी ऑप्शन में कृष्णा नदी बच रही है, तो कृष्णा नदी जो है वो आपकी पश्चिम में नहीं बल्कि आपकी जो है वो पूर्व में गिरती है। तो ये आपकी पूर्व में गिरने वाली नदी है। और कृष्णा नदी जो है वो आपके महाबलेश्वर से निकलती है। तो कृष्णा आपके महाबलेश्वर से निकलती है। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जैसे कि आपकी कृष्णा महाबली रहते हैं, वैसे ही आपकी कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपके महाबलेश्वर से निकलती है। तो 23 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, जहाँ अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ऋतु के अनुसार जो पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें आप पर्णपाती वन कहते हैं, जिसे आप पतझड़ कहते हैं। फिर अगला है, निम्न में से डैश को छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलों में आपका जितनी भी आपका दालें होती हैं वो आती हैं, और इसके अलावा आपका रागी भी खरीफ की फसलों में आता है। सिर्फ आपका गेहूँ जो है वो आपका रबी की फसल में आता है। तो आपका जो है यहाँ पर 25वें का क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। तो 25वें का आंसर डी होगा। बाकी ये जो आपका है रागी, बाजरा, मक्का, ये सब आपका खरीफ की फसल में आता है। तो खरीफ की फसल में उसने बोला छोड़कर, तो गेहूं आपका खरीफ की फसल में नहीं होगा। अगला है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो आपका श्रीनगर है वो आपका जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से यहाँ पर झेलम नदी निकलती है। तो झेलम नदी के किनारे आपका स्थित है, तो इसीलिए यहाँ पर झेलम हो जाएगा। फिर अगला है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। देखिए, भाषा के आधार पर सबसे पहले आपका राज्य जो था वो 1953 में आंध्र प्रदेश को किया गया था, वो भी तेलुगु भाषा के आधार पर। लेकिन ऑप्शन में आपका 1953 नहीं है। लेकिन आपका जो पुनर्गठन है, यहाँ पर एक भाषा के आधार पर एक अधिनियम बनाया गया था 1956 में, जिसमें 14 राज्यों को भाषा के आधार पर अलग किया गया था। तो आपका 1956 हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर 1953 जब नहीं दिया तो हम उसमें उस अधिनियम को लेंगे जिस अधिनियम में ये पारित किया गया था कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, तो 1956। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो इस टाइप की जो आपकी शक्ति होती है वो भारत के आपके राष्ट्रपति के ही पास होती है, कि जैसे अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को उसमें घोषणा करना है तो राष्ट्रपति इस टाइप के पावर रखता है, जिसमें ये कहा गया है, ये आपका जो है 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि इसमें आपकी 5वीं अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची में ऐसी कही गई है ये बातें कि वहाँ पर जो आपका राष्ट्रपति है वो इस टाइप का उल्लेख कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के अनुसार अगर राज्यपाल भी होगा तब भी वो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से परामर्श ले सकता है इस पर, लेकिन जो आपका फाइनल डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति ही लेंगे। तो शक्ति किसके पास होगी, आपके राष्ट्रपति के पास होगी। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है। वैसे तो शून्यकाल का अर्थ ये होता है कि जिसपे आपका कोई भी काम ना किया जाए, यानी आपका जो 12 बजे से लेकर के 1 बजे का जो समय होता है संसद में, उसे शून्यकाल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसमें शून्यकाल का कोई वर्णन किया गया हो, क्योंकि शून्यकाल जो है इसके बारे में सबसे पहले मीडिया में बताया गया था, और शून्यकाल के समय आपका कोई भी काम नहीं किया जाता है। वैसे तो अवकाश होता है, लेकिन अगर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तो हम किसी विषय में चर्चा कर लेते हैं और उसका डिसीजन तुरंत लेना पड़ता है। शून्यकाल की एक विशेषता होती है जो शायद आपको नहीं पता होगी, तो अब पता हो गई होगी कि शून्यकाल वैसे तो आपका 12 से 1 बजे के समय के बीच को कहा जाता है, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। पर अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें चर्चा की जाती है उस विषय पर, और साथ ही साथ तुरंत उसका डिसीजन भी ले लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्न में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपके जो राष्ट्रपति हैं उन्हें तो है ही, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि
अनुच्छेद 161 के अनुसार। तो अगर आप अनुच्छेद 161 देखेंगे तो उसके अनुसार आपका जो है राज्यपाल को जो है वो सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेर फेर करने की अनुमति प्राप्त है, और आपके राज्यों के हिसाब से ये 161 होगा। और इसके अलावा अगर आप राष्ट्र स्तर पे देखेंगे तो आपके राष्ट्रपति को होता है। तो ये 61 यहाँ पर अगर आपका अनुच्छेद नहीं दिया होता ना, तब आपका जो है राष्ट्रपति होता, पर इसने अनुच्छेद 161 दे दिया, इस वजह से ये आपका जो ये अनुच्छेद है वो राज्यों के लिए है। तो राज्यपाल जो है वो सज़ा को क्या कर सकता है, माफ़ करने या उसको हेरफेर करने की मतलब की शक्ति होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का आवश्यक होता है समर्थन। तो यहाँ पर कम से कम आपका जो है 2/3 बहुमत होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे आप बहुमत कहते हैं। तो 2/3 यहाँ पर वोटिंग होगी तभी वो चीज़ क्या होगी, पारित होगी, यानी समर्थन के लिए आपको कम से कम 2/3 वोटिंग की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो आपका जो भाग 2 है वो आपका नागरिकता से संबंधित है। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं ये आप जोड़ते जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो जो आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये आपकी किसानों के लिए, जिसे आप शॉर्टकट में KCC कहते हैं, यह योजना के अंतर्गत किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। जैसे आपके पास ATM कार्ड होता है वैसे किसानों के पास भी होता है, और हमारे ATM कार्ड में लिमिट होती है कि हम 5 बार या 3 बार से ज़्यादा हम लेन देन नहीं कर सकते उस अकाउंट से, वरना पैसे कट जाते हैं। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड को ये लाभ मिलता है कि वो चाहे कितने भी बार लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि उनका खेती से संबंधित लेन देन होता है। तो इसके थ्रू जो है यह योजना आपकी 1998 से 99 के बीच में, यानी कि 1998 और 99 में ये चालू की गई थी, लागू की गई थी आपकी यह योजना। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई है। तो सबसे पहले GST आपका लागू कब किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। तो 15 जुलाई 2018 से आपका GST जो है वो असम में लागू किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन में आपका बोला है पुष्टि कब की गई थी, तो आपकी असम में की गई थी। तो इसके अलावा आपका GST तो वैसे 2016 से ही शुरू है, लेकिन आपकी असम में इसकी पुष्टि जो है सबसे पहले की गई थी 2018 में। तो अगला क्वेश्चन का झुग्गी बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो जो आपकी झुग्गी बस्ती है यानी उनको जो है घर मिल सके, इसके लिए आपके राजीव आवास योजना एक आपकी योजना है जो शुरू की गई थी, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक जितने भी आपके झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनका खुद का अपना घर होगा और वो उनको जो है वहाँ पर ये योजना दी गई है। और वैसे इसकी शुरुआत जो है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो ये आपका जो है मतलब 2013 से 14 से चल रहा है, 2013-14 से ये आपकी योजना चल रही है और 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है। तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। यह कथन आपका JBC का है। तो JBC के अनुसार जो है वो पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यानी कि जैसे जैसे आपकी मांग होगी उसी के अनुसार आपकी पूर्ति की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का कौन सा स्तर होता है। तो आपकी वायुमंडल में आपको 5 स्तर पता होंगे, जो आपका जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल आपके होते हैं। तो जो आपका क्षोभ मंडल होता है, इस मंडल में आपकी जो वायुवीय घटनाएं होती हैं वो सब होती हैं, बादल वगैरह होते हैं आपके। समताप मंडल में आपके एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। इसके अलावा आपका होता है मध्य मंडल, तो मध्य मंडल में आपके जो है जितने उल्का पिंड्स होते हैं वो सब आपके पाए जाते हैं। और आयन मंडल में आपके विभिन्न प्रकार के आयन पाए जाते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे रेडियो तरंगों का भी संचरण इसी में किया जाता है। तो यहाँ पर आयन मंडल आपका जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपका जो बहिर्मंडल होता है वो आपका होता है वर्ण मंडल, कोई मंडल नहीं होता, तो आपका आयन मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा अजैविक नहीं है, यानी जो जैविक होगा वो पूछ रहा है। तो आपका जो है पानी और हवा और मिट्टी ये आपका अजैविक है, लेकिन कवक एक आपका जीवित प्राणी है जिसे आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव कहते हैं, तो आपका कवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। तो आपका जो मीथेन होता है
जिसे आप लोग मार्श गैस भी कहते हैं, ये आपका जो है गाय के गोबर से निकलता है, गन्ने की जो खेती की जाती है उससे निकलता है, धान की खेत जब आपके सड़ जाते हैं उससे निकलता है, या फिर जैसे आप खेतों में जहाँ दलदली एरिया होती है उस जगह पर जो भी गैस निकलती है, जो बदबू आती है, वो आपके मीथेन की वजह से आती है, इसीलिए मीथेन को शुरू में मार्श गैस कहा जाता था। तो यहाँ पर जो है आपका इनमें से बोला है कौन सा विकल्प मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है, तो आपका मोटर वाहन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, तो आपका मोटर वाहन इसमें ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका पशुधन का मतलब जहाँ पर पशु रहते हैं, यानी वहाँ पर गोबर होगा, और धान की खेती और गन्ने की खेती, ये सभी से आपका जो है निकाला जाता है, यहाँ पर मीथेन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से ग्लोबल क्वेश्चन नंबर 40, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क क्या होता है, ये आपकी स्थापना इसकी तो वैसे 2003 में हुई थी, इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि ये जो है ये अमेरिका के यूएसए के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें संयुक्त रूप से आपके बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड भी थे। ये उनकी एक तरह की थिंक टैंक है, यानी उनकी एक सोच होती है जिसमें ग्लोबल यानी कि आपके ग्लोबल रूप से, यानी कि आपके ग्लोबल लेवल पर जो है पर्यावरण से संबंधित आपके यहाँ पर एक तरह का फुटप्रिंट बनाया गया है, यानी कि पर्यावरण में किस टाइप के यहाँ पर जो है चिन्ह होंगे, उस टाइप की यहाँ पर आपकी 2003 में एक नेटवर्क बनाई गई है, तो उसे याद रखिएगा, 2003 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है ढालू सड़क पर लुढ़कना, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। ढालू सड़क पर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। तो जैसा कि आप लोग घर्षण वाला टॉपिक अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें ये देखा होगा कि जो आपका ढालू होती है वो सड़कें ज़्यादा, उसमें घर्षण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपका जो ढालूदार जगह होती है वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ लुढ़का कर लेकर जाते हैं तो उठाने से ज़्यादा ईजी पड़ता है, क्योंकि उठा कर लेके जाएंगे तो आपको भारी पड़ेगा, लुढ़का के ले जाएंगे तो आपको बहुत ही कम कार्य करना पड़ता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि दोनों में किया गया कार्य समान होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर दोनों ही कार्य समान होता तो हम उठाकर लेके जाते, क्योंकि लुढ़काने से कुछ चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपका बोला है कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। पत्थर की तो यहाँ पर कुछ बात नहीं है, यहाँ पे मतलब ये नहीं कहा गया कि उठाना ज़्यादा सरल हो गया तो लुढ़काएंगे क्यों। फिर आगे बोला है पत्थर को उठाने में किया गया कार्य लुढ़काने से आसान होता है। देखिए आसान तो ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका उठाने में कम कार्य करना पड़ेगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जिसमें मेहनत कम लगे वो ज़्यादा बेटर है, तो 41 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ पर ऊर्जा का एक रिलेटिविटी थ्योरी दी थी, जिसे आप इंग्लिश में रिलेटिविटी और हिंदी में सापेक्षता का सिद्धांत आप लोग इसे बोलते हैं। तो उसके लिए तो इन्हें मिला ही था, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया था। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले 1905 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उन्होंने यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले बताया था। तो ऊर्जा का जो समीकरण है E = mc² वो आपके आइंस्टीन ने दिया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उन्हें मिलता है। बाकी रिलेटिविटी थ्योरी भी उन्हीं की है, लेकिन आपको पहले नंबर पे अगर दोनों दिया तो आप E = mc² वाला ही आप लगाएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हास्य गैस यानी जिसे आप लोग लाफिंग गैस कहते हैं वो किसे कहा जाता है? तो जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसे आप लोग NO बोलते हैं, वो आपका जो है N2O जो है आपका, उसे आप लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपका जो है इसके लिए ये लाफिंग गैस कहा जाता है, जिससे आपको हंसी आती है। अगला क्वेश्चन है भारत में भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? यानी कि आपका जो फूड होती है उसमें आप लोग जो रासायनिक उर्वरक वगैरह मिलाते हैं वो किस कारण से मिलाया जाता है? तो रासायनिक उर्वरक को मिलाने का आपका एक कारण ये भी होता है, उर्वरक या फिर आप लोग जो रासायनिक चीज़ें मिलाते हैं ताकि वो फूड ख़राब ना हो, तो आप फूड का उसमें संरक्षण करना चाहते हैं। जैसे आप लोग चिप्स की पैकेट जो होती है उसमें नाइट्रोजन गैस मिला करके तब उसको बंद किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो क्या करती है, आपके जो चिप्स होते हैं उसको नम होने से बचाती है। तो इसीलिए संरक्षण के लिए भोजन में क्या करते हैं हम लोग, उसमें रासायनिक उर्वरक वगैरह मिला दिया जाता है यहाँ पर।
और इसके अलावा आप लोग जैसे कि मुरब्बा वगैरह भी संरक्षण करते हैं, तो वो सब आप लोग जो प्रयोग करते हैं रासायनिक वगैरह ही होता है। अगला है लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है, यानी आरबीसी रेड कलर की क्यों दिखती है, तो आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन मीन्स इसमें आयरन पाया जाता है और आयरन के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल पाया जाता है। फिर अगला है आपका पौधे के किस भाग से हल्दी की प्राप्ति होती है, तो आपको पहले तो ये पता है कि पौधा क्या है, हल्दी क्या है, आपका जड़ है या तना। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, आपने गाना सुना होगा, वैसे ही एक ट्रिक है, हद कर दी आपने। तो हाथ से हो जाएगा आपका हल्दी, हल्दी हल्दी, उसके बाद आपका दी से हो जाएगा यहाँ पर आदि, अदरक, जैसे आप लोग आदि बोलते हैं, कुछ लोग आदि बोलते हैं अदरक को, देहाती भाषा में आपका हो जाएगा गांव की लैंग्वेज में तो आदि बोलते हैं। आ से हो जाएगा आलू, पा से हो जाएगा आपका प्याज। तो यहाँ पर हल्दी, अदरक, आलू और प्याज आपका क्या है, ये आपका तना होता है। तो ये मैंने आपको तना का ट्रिक बताया है, हद कर दी आपने, तो ये आपका तना हो जाएगा। तो ये बोला है कि हल्दी किस भाग से पाया जाता है, तो हल्दी आपका क्या एक तना है, तो यानी ये तने वाले पाया जाता। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि दर्शनीय आंखें, मतलब आंखें जो है वो दर्शनीय के लिए, देखने के लिए, तो श्रवणी किसके लिए होगा, आपका कान किसके लिए होता है, तो कान आपका जो होता है, मतलब श्रवणी यानी सुनना किसके लिए होता है, तो कान के लिए होता है। यानी दर्शन कैसे करते हैं, आंख से करते हैं, तो श्रवण यानी कि सुनेंगे किससे, आप लोग कान से ही सुनते हैं, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा श्रवण हो जाएगा। फिर आपका अगला ये जो है आपका रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपका बोला गया है कि एक कूट भाषा में यदि लिटमस को SMIUTL लिखा जाता है, तो इंडिगो को ये लिखा जाता है, तो उसी में इसको जागर को क्या लिखते हैं, तो देखिए आपका LITMUS, लिटमस को उसने क्या लिखा है, यहाँ पर लिटमस को लिखा है SMIUTL। देखिए यहाँ पर जो L है ये लास्ट में आ गया और यहाँ पर जो S है ये इधर आ गया। आई आपका जो है यहाँ पर जो LI होता है वो लिटमस में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं LIT, तो आपका जो यहाँ पर एक अक्षर छोड़ के T यहाँ पर आ गया। वैसे आपका एक अक्षर छोड़ के आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो M जो है वो आपका यहाँ पर आ रहा है और इसी टाइप से आपका U जो है यहाँ पर आ रहा है और I यहाँ पर आ रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको जागर का करना है। तो जागर में आपका जो जी सबसे आखिरी में जिसका J होगा और शुरुआत में जिसका R होगा वो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर A और C दोनों हो रहा है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम ए को देखेंगे तो ए की यहाँ पर जो है वो किस जगह पर यहाँ पर मतलब एंट्री की जा रही है, तो जागर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप देखिए ध्यान से, तो आपका जे आखिरी में आ रहा है, आर आपका यहाँ पर आ रहा है, फिर इसी टाइप से आपका जो ए है वो यहाँ पर आ रहा है, फिर आपका जो है ये वाला जी इधर आ रहा है, ये वाला जी इधर आ रहा है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, तो बताइए यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद एक पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसे समझिएगा। देखिए जैसे कि आपकी जो रेलगाड़ी है वो आपकी 3 मिनट में देर हो गई, मतलब शुरू से ही 3 मिनट लेट चल रही है। तो अगर शुरू से 3 मिनट लेट चल रही है तो यानी वो पूरा अगर हम देखेंगे तो 1 आवर में जो है वो आपका 60 में से आप जब 3 माइनस करेंगे तो 57 मिनट आपकी लेट होगी। अब आप सोच रहे होंगे 3 माइनस क्यों किया गया, क्योंकि शुरू का जो 1 से 3 मिनट है वो तो आपकी सही चली है, बाद में वो लेट हो गई है ना, 3 मिनट लेट होती जा रही है, मतलब शुरू से ही 3 मिनट लेट चल रही है, यानी स्टार्टिंग का जो 3 मिनट है वो आपका इसमें माइनस हो जाएगा। तो आपका मतलब 57 मिनट, यानी 1 घंटे में जो आपका वो है आपका मतलब टोटल जो है 57 मिनट आपका आ रहा है, इतना मिनट आपकी लेट चल रही है। फिर वहीं जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि जबकि प्रत्येक मिनट व 3 सेकंड विलंब हो रही है, यानी 1 मिनट में वो कितना सेकंड लेट हो रही है, 1 मिनट में वो हो रही है 3 सेकंड लेट। तो यानी अगर हम 1 मिनट यानी 60 सेकंड अगर हम निकालेंगे तो 60 सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टोटल 180 मिनट।
सॉरी 180 सेकेंड, टोटल सेकेंड कितना आ जाएगा 180 सेकेंड। इस 180 सेकेंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 मिनट। इसका मतलब ये निकला है कि यहाँ पर जो है 3 मिनट आ रहा है। तो अगर आप इसे ऐसे करेंगे, देखिए फिर से समझिएगा, जैसे आपका क्या हो रहा है 57 मिनट आ रहा है आपका यहाँ पर, क्योंकि आपको अगर निकालेंगे इसमें टोटल 57 मिनट आपकी लेट होती जा रही है आपकी 1 घंटे के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अगर आप 1 मिनट यानी कि आप अगर निकालेंगे यहाँ पर 1 मिनट में, तो 1 मिनट में जो है वो आपकी 30 सेकेंड लेट हो रही है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर 57 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 57 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो टोटल आपका 19 आएगा, जो कि आपका सेकेंड होगा, 19 सेकेंड होगा। तो 19 सेकेंड है, इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा आपका मिनट में कन्वर्ट करने, क्योंकि ऑप्शन में आपका मिनट में आ रहा है तो 1140, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, इसमें बोला है दिए गए कथन और 2 तर्क को ध्यान से पढ़ें, उस तर्क का चयन करें जो मजबूत हैं। तो कथन है, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? ये आपका एक कथन दिया है। अब तर्क क्या दिया है इस क्वेश्चन में इसने कि हाँ, इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है, ये बोला है। फिर अगला बोला है आपका, नहीं, यह परीक्षा विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माणात्मक वर्षों में कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्या पैदा हो सकती है और साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास में भी चूक जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा तर्क? तो केवल 2, ऑप्शन नंबर 1 है केवल तर्क 1 सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है कि केवल तर्क 2 मजबूत होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत है, या फिर 4 है कि दोनों ही मजबूत नहीं है। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण और कक्षाएं अगर समाप्त कर दी जाएं तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है विद्यार्थियाँ, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम समाप्त ही कर देंगे तो समाप्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माण के वर्षों को कम कर देगा ना, तो शारीरिक गतिविधि उनका निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे उनकी भविष्य की समस्याएँ पैदा हो जाएंगी और फिर साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। तो आपका पहला जो कथन दिया है वो गलत हो जाएगा, तर्क जो है वो गलत है। वो एक तरह का जो है वो तर्क जो है आपका सब जगह फॉलो नहीं हो सकता, तो आपका सब जगह फॉलो होने वाला ही सही माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी तर्क 2 आपका मजबूत। इसका कलेक्शन है आपका कितना सही हुआ है आप ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस नेक्स्ट वीडियो का आपको मिल जाए। इसी टाइप से मैं साइंस का भी करवाऊँगी, और 1 घंटे और आपका जो पूरा साइंस और मैथ्स का जिन्होंने लिया है वो टोटल वाला क्वेश्चन भी मैं पूरा किसी दिन प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।